एक मस्जिद का, मतलब एक आम सा इमाम जिसे ठीक से पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, वो कैसे तालिबान का संस्थापक बन गया। और सिर्फ संस्थापक ही नहीं, अफगानिस्तान का अमीरुल मोमिनीन यानी सुप्रीम लीडर। और वो क्या वजह थी कि 12 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका उसे ढूंढ ही नहीं पाई, अपने सारे सैटेलाइट्स, ड्रोन, हजारों सैनिकों के बावजूद। और उसके सर पर $10 मिलियन का इनाम क्यों रखा गया था। आज हम मुल्ला उमर की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर के अफगानिस्तान को समझना होगा। ये वो समय था जब दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। कोल्ड वॉर चल रही थी और अफगानिस्तान उनका कह सकते हैं कि एक अखाड़ा बन चुका था। यहाँ की जमीन पर जो जंग लड़ी जा रही थी वो असल में इन दो महाशक्तियों की ही जंग थी। और इसी माहौल ने मुल्ला उमर जैसे किरदारों के लिए जमीन तैयार की। तो चलिए शुरुआत उसके बिल्कुल शुरुआती दिनों से करते हैं। मुल्ला उमर का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। हालांकि उनका जो कबीला था वो कभी एक शाही खानदान हुआ करता था, लेकिन उसके समय तक गरीबी बहुत ज्यादा थी। कि जब उमर सिर्फ 4 साल का था तो उसके पिता की मौत हो गई। इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे। और ये उस वक्त के पश्तून समाज की एक हकीकत थी। एक अकेली औरत के लिए बच्चों के साथ गुजारा करना नामुमकिन जैसा था। तो एक तरह से सामाजिक सुरक्षा के लिए उमर की मां ने अपने देवर से शादी कर ली। इस शादी ने उमर की जिंदगी को स्थायित्व तो दिया, लेकिन एक बहुत ही मुश्किल सौतेले बाप के साये में। उसके सौतेले बाप का नाम तो कुछ और था, पर लोग उसे मुल्ला मुसाफिर कहते थे। मुसाफिर यानी ट्रैवलर, ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक मुसाफिर की तरह एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद भटकता रहता था, कभी कहीं टिक कर नहीं रहा। और ये जो खाना बदोश जिंदगी थी, इसका उसके व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उसे कभी दोस्त बनाने का, एक जगह टिक कर रहने का मौका ही नहीं मिला। शायद इसीलिए पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन मदरसे की किताबों में कम और पास की नदी में तैरने में ज्यादा लगता था। और इसके लिए उसे सजा भी बहुत मिलती थी। कहते हैं कि उसका सौतेला बाप उसे चाबुक से बहुत मारता था। और क्योंकि वो यतीम था तो उसे बाकी बच्चों से ज्यादा सजा मिलती थी। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके सौतेले बाप के और बच्चे हो गए, तो घर में गरीबी और बढ़ गई। निकलो मेरे घर और एक दिन उन्होंने उमर को बस घर से निकाल दिया। उसके पास न रहने को घर था, न खाने को कुछ। काफी भटकने के बाद उसे एक दूर दराज के गांव की मस्जिद में इमामत मिली। तनख्वाह थी सिर्फ 2 वक्त का खाना। लेकिन यही पहली बार लोगों ने उसे इज्जत से मुल्ला उमर कहना शुरू किया। ये शायद उसकी जिंदगी का वो पहला मुकाम था जहां उसे थोड़ी पहचान मिली। एक गुमनाम इमाम की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसने कलम छोड़कर बंदूक उठा ली? वो चिंगारी अफगानिस्तान के बाहर से आई थी। जब मुल्ला उमर लगभग 20 साल का था, सोवियत यूनियन ने 1 लाख सैनिकों के साथ अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने छोटे छोटे हथियारबंद ग्रुप बना लिए, जिन्हें एक साथ मुजाहिदीन कहा जाता था। मुल्ला उमर, जिसे बंदूक चलाने तक नहीं आती थी, वो भी ऐसे ही ग्रुप में शामिल हो गया। लेकिन एक मिनट, ये मुजाहिदीन एक सुपर पावर की सेना का मुकाबला कैसे कर रहे थे? इनके पास हथियार और पैसा कहाँ से आ रहा था? उनके पीछे कई बाहरी ताकतें थी। सबके अपने अपने मकसद थे। अमेरिका, वो वियतनाम का बदला लेना चाहता था, और सोवियत यूनियन को तोड़ना चाहता था। पाकिस्तान अपने पड़ोस में सोवियत प्रभाव नहीं चाहता था। और फिर थे अरब देश। वो एक फिलिस्तीनी विद्वान अब्दुल्ला अज़्ज़ाम, उनके एक फतवे से प्रेरित थे। अज़्ज़ाम ने फतवा दिया था कि दुनिया भर के मुसलमानों का ये फर्ज है कि वो अफगानिस्तान जाकर अपने भाइयों की मदद करें। और इसी फतवे ने ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को पेशावर खींच लिया है ना? सही पकड़ा। ओसामा और अज़्ज़ाम ने मिलकर पेशावर में मकतबुल खिदमत नाम का एक नेटवर्क बनाया। इसका काम था दुनिया भर से आए लड़ाकों को ट्रेनिंग देना और उन्हें जंग के लिए अफगानिस्तान भेजना। दिलचस्प बात यह है कि इसे अमेरिका और सऊदी अरब दोनों से फंडिंग मिल रही थी। जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए। अफगानिस्तान में पॉपी की फसल पहले से होती थी, लेकिन सिर्फ दवाइयों के लिए। कुछ स्मगलर्स ने इन मुजाहिदीन कमांडरों को आइडिया दिया कि इससे हेरोइन बनाकर बेचो, और देखते ही देखते जिहाद की फंडिंग का एक बहुत बड़ा जरिया ड्रग्स का पैसा बन गया। सिद्धांत और जरूरत की लड़ाई में अक्सर जरूरत जीत जाती है। ये बात भी हैरान करती है, एक लड़का जिसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो अचानक रॉकेट लॉन्चर चलाने में इतना एक्सपर्ट कैसे बन गया? उसे मुल्ला रॉकेटी तक कहा जाने लगा। ये जुनून था। गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग अकादमियों में नहीं, जंग के मैदान में होती है। उसने आरपीजी चलाना सीखा, और उसका निशाना इतना पक्का हो गया कि वो अकेले ही सोवियत टैंकों और बंकरों को तबाह कर देता था। इसी जंग में उसकी एक आंख भी चली गई थी।
एक धमाके में। लेकिन क्वेटा में मामूली से इलाज के बाद वो एक आंख के साथ ही वापस लड़ने चला गया। उसकी यही जिद उसे बाकी लड़ाकों से अलग बना रही थी। 10 साल की लड़ाई के बाद सोवियत सेना तो चली गई, लेकिन अफगानिस्तान में शांति नहीं आई। जीत के बाद असली जंग शुरू हुई। अमेरिका और पाकिस्तान ने पेशावर में जिन 7 बड़े मुजाहिदीन लीडरों को खड़ा किया था, वो अब काबुल की गद्दी के लिए आपस में ही लड़ने लगे। देश में सिविल वॉर शुरू हो गया। गुलबदीन हिकमतयार नाम के एक लीडर ने काबुल पर इतने रॉकेट बरसाए कि उसे काबुल का कसाई कहा जाने लगा। देश में वॉरलॉर्ड्स पैदा हो गए। ये वही मुजाहिद कमांडर थे जिन्होंने अपने अपने इलाके बना लिए थे, अपनी फौज रखी, सड़कों पर चेक पॉइंट बनाकर लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। देश में कानून का राज खत्म हो चुका था, सिर्फ बंदूक का राज था। और इसी अराजकता के बीच तालिबान का जन्म होता है। कहानी है कि कंधार के एक बड़े व्यापारी थे हाजी बशर। वो इन वॉरलॉर्ड से तंग आ गए थे। इतने तंग की उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में मुल्ला उमर भी पहुंचा अपनी एक पुरानी सी साइकिल पर। कहते हैं कि उसे अपनी साइकिल की चोरी हो जाने का इतना डर था कि वो उसे हॉल के अंदर ही ले आया। एक तरफ वो देश के सबसे खूंखार वॉरलॉर्ड से लड़ने की बात करने आया है और दूसरी तरफ उसे अपनी मामूली सी साइकिल की फिक्र है। ये सादगी ही शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हाजी बशर ने एक आइडिया दिया कि हमें इन वॉरलॉर्ड से लड़ने के लिए एक इमाम चाहिए जिसके पीछे मदरसे के छात्र हों। और इस काम के लिए उन्होंने मुल्ला उमर का नाम लिया। सबके सामने सब हैरान रह गए। लोगों ने विरोध किया कि ये तो ठीक से बोल भी नहीं पाता, अनपढ़ है। ये इतिहास में हम बार बार देखते हैं, जब कोई शक्तिशाली गुट एक चेहरा ढूंढता है तो वो अक्सर सबसे कमजोर इंसान को चुनता है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। हाजी बशर एक कठपुतली ढूंढ रहे थे। उसने साफ मना कर दिया और घर चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद वॉरलॉर्ड्स ने उसी के इलाके से 2 लड़कियों को अगवा कर लिया। लड़कियों का पिता रोता हुआ मस्जिद में उमर के पास मदद के लिए आया। ये वो पल था जब देश की अराजकता उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसने हाजी बशर का प्रस्ताव मान लिया और यहीं से तालिबान की शुरुआत हुई। पश्तो में मदरसे के छात्र को तालिब कहते हैं और उसका बहुवचन तालिबान। शुरुआत में सिर्फ 7 छात्र उसके साथ आए, सिर्फ 7। लेकिन उन 7 लोगों के साथ ही उसने वॉरलॉर्ड के अड्डे पर हमला किया और उन 2 लड़कियों को छुड़ा लिया। आम लोग जो वॉरलॉर्ड से तंग आ चुके थे उसे एक मसीहा की तरह देखने लगे। धीरे धीरे छात्र और आम लोग उससे जुड़ते गए और उसकी ताकत बढ़ती गई। और फिर उसने वो काम किया जिसने उसे पूरे अफगानिस्तान के पश्तूनों की नज़र में एक महान नेता बना दिया, पैगंबर मोहम्मद के चोगे को उठाना। वो चोबा यानी खिरका सदियों से कंधार की एक मस्जिद में रखा था। जब मुल्ला उमर ने उसे एक जलसे में उठाया तो ये एक संदेश था कि उसे दैवीय समर्थन प्राप्त है। और बीबीसी के खुफिया कैमरे ने उस पल को रिकॉर्ड कर लिया था। और आज भी इंटरनेट पर मुल्ला उमर की वही एकमात्र वीडियो मौजूद है। और ठीक इसी समय एक और बड़ा खिलाड़ी अफगानिस्तान पहुंचता है, उसामा बिन लादेन। उसामा सूडान से निकलकर अफगानिस्तान पहुंचा और उसने तालिबान को अपना समर्थन दिया। ये एक रणनीतिक गठबंधन था। तालिबान को उसामा के पैसे और ट्रेनिंग कैंप की जरूरत थी ताकि वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर सके, और उसामा को अपने संगठन अल-कायदा के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह चाहिए थी। शुरू में वो थोड़ा शक करता था, लेकिन जब उसामा के संगठन ने केनिया और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमला किया तो उमर को यकीन हो गया कि उन दोनों का दुश्मन एक ही है, अमेरिका। और यहाँ से उनकी दोस्ती गहरी हो गई। पश्तून परंपरा निन्नावाते में बदल गई, यानी मेहमान को किसी भी कीमत पर बचाने की शपथ। और ये शपथ आगे चलकर पूरे अफगानिस्तान को तबाह करने वाली थी। 9/11 के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान का शासन कुछ ही हफ्तों में खत्म हो गया। मुल्ला उमर और उसामा दोनों गायब हो गए और यहीं से मुल्ला उमर की कहानी का सबसे अविश्वसनीय हिस्सा शुरू होता है। लगभग 3 साल तक जाबुल प्रांत के एक गांव में एक एल शेप वाले घर में। 1 मिनट, मतलब दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां, सैटेलाइट, ड्रोन, सब कुछ उसे ढूंढ रहा था। और वो एक घर में छिपा था। वो जिस कमरे में छिपा था उसका दरवाजा अंदर की तरफ से खुलता था और बाहर से दरवाजे के सामने एक अलमारी रखी गई थी। अमेरिकी सेना ने कई बार उस घर की तलाशी ली, लेकिन वो खुफिया कमरा उनकी नजरों से हमेशा उछल रहा। ये किस्मत से ज्यादा तालिबान की जमीनी पकड़ और स्थानीय लोगों की वफादारी को दिखाता है। उस घर के मालिक को पता था कि वो किसे पनाह दे रहा है, पर उसने धोखा नहीं दिया। अमेरिका घर छान सकता था, लेकिन लोगों के दिल और दिमाग में नहीं घुस सकता था। खतरा तब बढ़ गया जब अमेरिकी सेना ने उसी गांव के पास अपना एक बहुत बड़ा बेस बना लिया। अब तलाशी और गश्त बहुत बढ़ गई थी। एक रात
वो अंधेरे में वहां से निकल गया। पास के पहाड़ों में एक नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। उसका एक वफादार साथी उसके साथ था जो उसके खाने पीने का ध्यान रखता था। वो वहीं पर दुनिया से कटकर लगभग 8 साल तक रहा और वहीं उसकी मौत हो गई। दुनिया का सबसे वांछित आदमी, जिसके सर पर $10 मिलियन का इनाम था, वो किसी ड्रोन हमले या गोली से नहीं बल्कि बीमारी से गुमनामी में मर गया। और तालिबान ने ये खबर 2 साल तक छिपा कर रखे। वो उसके नाम पर बयान जारी करते रहे ताकि संगठन का मनोबल न टूटे। ये पूरी यात्रा गरीबी, जंग और अराजकता से बनी है। जब किसी समाज में न्याय और व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो जाती है तो क्या मुल्ला उमर जैसे लोगों का उभरना स्वाभाविक नहीं हो जाता? या वो बाहरी ताकतें और भीतरी हालात जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं?